तो दोस्तों पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी की जितनी भी स्टोरी अभी तक हमें दिखाई गई है उसे देखने के बाद हम सबके मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं जिनका जवाब बहुत सोचने पर भी हमें नहीं मिला। लेकिन अच्छी बात यह है कि पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के नए एपिसोड्स बहुत जल्द हमारे सामने आने वाले हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि नए एपिसोड्स में पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के उन सभी स्टोरी आर्क्स को एक प्रॉपर कंक्लूजन दिया जाएगा जिन्हें फर्स्ट सीजन से लेकर अभी तक सेटअप किया गया है। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और आज के इस वीडियो में हम लोग ज़रा डायनो फ्यूरी वाला माहौल बनाएंगे और बात करेंगे पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के उन 7 स्टोरी आर्क्स के बारे में जिन्हें हम आने वाले एपिसोड्स में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कंक्लूड होते हुए देखना चाहेंगे। तो अब बिना ज़्यादा समय गवाए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी इस लिस्ट का पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ वॉइड नाइट एंड सेंटोरा। पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के पहले ही एपिसोड से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि वॉइड नाइट उन दूसरे विलन से थोड़ा सा अलग है जिन्हें हमने इससे पहले पावर रेंजर यूनिवर्स में देखा है। वॉइड नाइट दुनिया को डिस्ट्रॉय या कॉन्कर नहीं करना चाहता, बेवजह किसी की जान नहीं लेना चाहता और ना ही बेवजह किसी से लड़ना चाहता है। उसकी लड़ाई थी सिर्फ और सिर्फ स्पोर्क्स को इकट्ठा करने और उनकी शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी प्रेमिका सेंटोरा को डीप स्लीप से आज़ाद कराने के लिए, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। आगे चलकर हमें पता चला कि वॉइड नाइट का असली नाम टेरिक है और सालों पहले इंसानों ने टेरिक और सेंटोरा के साथ कुछ बहुत ही बुरा किया था, जिसका बदला अब सेंटोरा वॉइड क्वीन बनकर इंसानों से लेना चाहती है। और बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में हमें शो के अंदर दी गई है। लेकिन ये दोनों कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, टेरिक को वॉइड नाइट का आर्मर कहाँ से मिला और इंसानों ने इन दोनों के साथ ऐसा क्या किया जिसके लिए सेंटोरा अभी तक इंसानों को माफ़ नहीं कर सकी, ऐसे बहुत से सवाल अभी भी बने हुए हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के आने वाले एपिसोड्स में इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। दोस्तों हमारी इस लिस्ट का अगला टॉपिक है पेरेंट्स ऑफ एमेलिया जोन्स। तो अगर आप लोगों को याद हो, पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के 11वें एपिसोड में हमने पॉप पॉप को एमेलिया से बात करते हुए देखा था, जहां हमें पता चला कि एमेलिया के पेरेंट्स सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इस छोटे से सीन ने हम फैंस के मन में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जहाँ पर मिस्ट्री होती है वहाँ पर क्यूरियोसिटी होती है और जहाँ पर क्यूरियोसिटी होती है वहाँ पर होती है एक डिज़ायर ये जानने की कि आखिर मिस्ट्री क्या है। इस एक सीन पर इंटरनेट पर बहुत से डिस्कशन हुए और बहुत से फैंस ने अपनी थ्योरीज दी। कुछ फैंस ने तो यहाँ तक कहा कि वॉइड नाइट और सेंटोरा एमेलिया के पेरेंट्स हो सकते हैं और उनमें से मैं भी एक था। मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी बनाया था। हालांकि फ़िलहाल जो सिचुएशंस बन चुकी हैं उन्हें देखते हुए ऐसा होने के चांसेस काफ़ी कम लगते हैं, क्योंकि एमेलिया के पेरेंट्स के लिहाज से सेंटोरा और टेरिक काफ़ी यंग दिखाई देते हैं। लेकिन मैं अभी भी इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर रेंजर यूनिवर्स के अंदर ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वजह से हम सिर्फ शक्ल देखकर किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। तो अगर क्रिएटर्स इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की ठान लेते हैं तो शो की कहानी को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है। और यही फ़ायदा होता है एक साइंस फिक्शन सुपर हीरो शो बनाने का, जहाँ सरप्राइजेस के एलिमेंट्स को एक सर्टेन लिमिट तक पुश किया जा सकता है और अगर चीज़ों को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो शो की कहानी भी बिलीवेबल लगने लगती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर किसी भी थ्योरी को पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर एमेलिया का वॉइड नाइट और सेंटोरा से कोई कनेक्शन ना भी हो तो भी एटलीस्ट ये देखना काफ़ी एक्साइटिंग होगा कि वो क्या रहस्यमय कारण थे जिनकी वजह से एमेलिया के पेरेंट्स अचानक गायब हो गए। अब देखना ये होगा कि क्रिएटर्स इस मिस्ट्री को क्लैरिफाई कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों तीसरे नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं जेटो के होम प्लैनेट रेफकॉन के बारे में, जहां से सदियों पहले जेटो अपनी टीम के साथ पृथ्वी पर आया था और पृथ्वी पर स्पोर्क्स के साथ हुई ग्रेट बैटल के बाद जेटो 65 मिलियन साल की डीप स्लीप में चला गया। डीप स्लीप से बाहर आने के बाद जेटो ने सबसे पहले अपने होम प्लैनेट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी जेटो रेफकॉन प्लैनेट से किसी भी तरह का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सका। इसके तुरंत बाद जेटो अपने फ्रेंड्स के साथ रेफकॉन प्लैनेट की खोज में लग गया और बीते 1 साल में जेटो और उसके दोस्तों को इस काम में थोड़ी बहुत सफलता मिली है। कुछ ही समय पहले सोलोन ने रेफकॉन प्लैनेट के पास्ट कोऑर्डिनेट्स ढूंढ निकाले, जहां से जेटो को एक बीकन मिला। और कमाल की बात तो ये है कि ये बीकन अभी भी एक्टिव था और इसमें से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे थे। लेकिन रेफकॉन प्लैनेट यूनिवर्स के किस हिस्से में है, कहाँ है और किस हाल में है, इन सब सवालों के जवाब मिलना अब भी बाकी है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जेटो को उसका प्लैनेट और उसके सभी लोग जल्द से जल्द सही सलामत मिल जाएं।
वैसे अब रेफकॉन की बात निकली है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी इस लिस्ट का अगला टॉपिक भी रेफकॉन से ही रिलेटेड है, जहाँ हम लोग बात करने वाले हैं रेफकॉन प्लैनेट के रियल थ्रेट के बारे में। तो पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी की शुरुआत में हमें ये बताया गया था कि स्पोरिक्स बीस्ट एक एलियन स्पीशीज थे जिन्होंने रेफकॉन प्लैनेट पर हमला किया, जिसके बाद नाइट्स ऑफ रेफकॉन और स्पोरिक्स बीस्ट के बीच एक बहुत ही बड़ी जंग की शुरुआत हुई जो रेफकॉन प्लैनेट से होते हुए पृथ्वी तक आ गई। लेकिन 16th एपिसोड में हमें पता चला कि रेफकॉन के लिए स्पोरिक्स बीस्ट कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटी नहीं थे, बल्कि रेफकॉन के ही लोगों ने स्पोरिक्स बीस्ट को बनाया था ताकि वो नाइट्स ऑफ रेफकॉन की मदद कर सकें और उनके साथ मिलकर उस एक्सटर्नल थ्रेट से लड़ सकें जिसने कहीं बाहर से आकर रेफकॉन पर हमला कर दिया था। लेकिन ये एक्सटर्नल थ्रेट क्या था, कौन था और कहाँ से आया था, इसके बारे में शो के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। और आने वाले वक्त में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि रेफकॉन प्लैनेट पर आने वाले इस रियल थ्रेट को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। क्या ये रियल थ्रेट पृथ्वी पर आकर स्पोरिक्स बीस्ट से भी ज़्यादा बड़ा खतरा साबित हो सकता है, और क्या ये मेन विलन के रूप में वॉइड क्वीन और वॉइड किंग की जगह ले सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि फाइनल बैटल में पावर रेंजर्स को किसी और का नहीं बल्कि इसी रियल थ्रेट का सामना करना पड़े, जो पावर रेंजर्स के सामने उनका आज तक का सबसे बड़ा और ताकतवर एनिमी साबित हो। और अगर ऐसा हुआ तो इससे ज़्यादा एक्साइटिंग और कुछ नहीं हो सकता। वैसे एक्साइटिंग चीज़ों की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी इस लिस्ट के अगले टॉपिक में भी हम एक बहुत ही एक्साइटिंग कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम सब लॉर्ड जेड के नाम से जानते हैं। और ये कैरेक्टर हमें पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के 12th एपिसोड में एक बार फिर से दिखने वाला है। तो अगर आपको याद हो तो पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के पहले सीजन के 14th एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड जेड को एक बार फिर से रिजरेक्ट किया गया, जिसके बाद उसने पावर रेंजर्स को काफ़ी कड़ी टक्कर दी। लेकिन एपिसोड खत्म होते होते हमने देखा कि लॉर्ड जेड अपने स्टाफ के बिना अपने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं लड़ पा रहा था, जिसके बाद लॉर्ड जेड वहाँ से चला गया। और इस बात की काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि 12वें एपिसोड में जब हमें लॉर्ड जेड दोबारा दिखे तो वो अपने स्टाफ के साथ वापस आए, और अगर ऐसा हुआ तो वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब हमारे पावर रेंजर्स इतने ताकतवर लॉर्ड जेड का सामना कैसे करेंगे और कैसे उससे निपटेंगे, ये देखने लायक होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं लाइट और शैडो डायनो कीज के बारे में, जिन्हें हमने सबसे पहली बार 19वें एपिसोड में देखा था। जिसके बाद हमें पता चला कि अगर इन दोनों कीज़ को मिला दें तो ये कीज़ दूसरी दुनिया में जाने वाले पोर्टल्स खोल सकती हैं। लेकिन इसके अलावा इंडिविजुअल बेसिस पर भी इन कीज़ को यूज़ किया जा सकता है, जहाँ शैडो डायनो की शैडो बैटल मोड को एक्टिवेट कर सकती है तो लाइट डायनो की किसी भी शराब को तोड़ सकती है। लेकिन जब से ये कीज़ मिली हैं तब से लेकर अभी तक की स्टोरी को अगर रिकॉल करें तो आप नोटिस करेंगे कि लाइट डायनो की का कोई सिग्निफिकेंट यूज़ अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर इस की को शो के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है और ये क्या कर सकती है, इस चीज़ को इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो बेशक इसके पीछे कोई ना कोई खास वजह ज़रूर होगी। और आगे चलकर इस की का इस्तेमाल किस शराब को तोड़ने के लिए किया जाता है वो ज़रूर देखने लायक होगा। और दोस्तों इसी के साथ हम लोग आ गए हैं हमारी इस लिस्ट के आखिरी टॉपिक पर, जहां हम लोग बात करने वाले हैं कि एरिया 62 की कहानी को किस तरह से कंक्लूड किया जा सकता है। अब शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एरिया 62 में कंक्लूड करने जैसा क्या है। एरिया 62 एक हाइड आउट है जहाँ पर पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के विलन्स रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात उतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि वॉइड नाइट से पहले हमने पावर रेंजर यूनिवर्स में जितने भी विलन्स देखे हैं उनमें से ज़्यादातर या तो आउटर स्पेस में रहते थे या फिर किसी अल्टरनेट डायमेंशन में। लेकिन वॉइड नाइट अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ काफ़ी समय से पृथ्वी पर ही एरिया 62 में रह रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि इतने समय में वॉइड नाइट और उसके सबऑर्डिनेट्स के अलावा और कोई भी हमें एरिया 62 में दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एरिया 62 की कहानी क्या है, इस जगह का इतिहास क्या है, और यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से गवर्नमेंट ने इस जगह को इस हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आज यहाँ पर इंसान और जानवर तो दूर कोई परिंदा भी देखने को नहीं मिलता। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले ही बहुत से स्टोरी आर्क्स हैं जिन्हें कंप्लीट करना है, और जितने एपिसोड्स अब बचे हैं उनमें इतना कुछ एक्सप्लेन कर पाना क्रिएटर्स के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर एरिया 62 के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये थे वो 7 स्टोरी आर्क्स जिन्हें हम पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के आने वाले एपिसोड्स में कंप्लीट होते हुए देखना चाहेंगे। तो सवाल बहुत से हैं, समझाने के लिए बहुत कुछ है, और इनमें से कितने स्टोरी आर्क्स को क्रिएटर्स एक्सप्लेन कर पाते हैं और कितनों को नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक आप हमें बताइए कि पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के आने वाले एपिसोड से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। साथ ही अगर इस वीडियो में हमसे कोई चीज़ मिस हो गई हो जिसे अभी तक शो के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी ही मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।